हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनपीएस के बारे में, जिसको कि बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। बेसिकली देखा यह जाता है कि जब भी हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो आप सब बैंक की वर्किंग से आपको पता है कि किस तरह से बैंकिंग की वर्किंग होती है कि एक व्यक्ति है वो सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है, अगला व्यक्ति है जिसके पास कमी है तो वहां से जाके वो पैसे ले रहा है ना। मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो बैंक होता है वो एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है। मतलब एक व्यक्ति है जिसके पास मनी का सरप्लस है, वो अपने पैसे वहां पर जमा करेगा, और एक व्यक्ति है जिसके पास मनी डेफिसिट में होता है, वो वहां पर जाकर अपने पैसे वहां से ले सकता है लोन के फॉर्मेट में। तो जब भी लोन लिया जाता है तो बैंक के लिए वो लोन, उसको पता है कि अगर मैंने लोन दिया है तो आगे आने वाले समय पे जितना भी मैंने लोन दिया है वो प्लस उसके साथ कुछ इंटरेस्ट पे करेगा। तो जब ये इंटरेस्ट पे करता है तो ये लोन हमारे लिए बन जाता है असेट। अब बैंकों के साथ आप देखेंगे कि बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग बहुत तरह के लोन लेते हैं बट उसको बाय द टाइम चुका नहीं पाते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, 90 दिनों तक चेक करते हैं। 90 डेज का एक क्राइटेरिया रखा गया है। 90 दिनों तक बैंक चेक करते हैं कि ये व्यक्ति अपना लोन चुका पा रहा है कि नहीं। अगर वो व्यक्ति लोन नहीं चुका पा रहा है, मतलब कि हमें वहां से जो लोन से इंटरेस्ट जनरेट होना था, जिसके फॉर्म में हम उसको असेट बोल रहे थे, वो बन पा रहा है कि नहीं। और यहाँ पर अगर वो असेट नहीं क्रिएट हो पा रहा है तो इस केस में ये बन जाता है एनपीए, जिसको हम बोल देते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब वही बात है कि नॉन परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें पता था कि परफॉर्म करेगा तो हमें कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट जनरेट होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे अब कोई इंटरेस्ट ही जनरेट नहीं हो रहा है तो इस केस में ये क्या कहला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब बात करते हैं हम कि जब भी हम बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं, तो जब हम लोन ले रहे हैं तो यहाँ पर हम तीन तरह का बोल सकते हैं कि कोलैटरल यहाँ पर रख सकते हैं। कोलैटरल क्या होता है, जब हम कोई भी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक के पास रखते हैं, वो हमारा कहलाता है कोलैटरल। अब ये कोलैटरल जो होता है बेसिकली वो हम तीन तरह से रख सकते हैं। एक होता है हमारा प्लेज के फॉर्म में। अब मैं इसको प्लेज को हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप गोल्ड को कंसीडर कर सकते हैं कि मेरे पास गोल्ड है, तो मैं गोल्ड लेके जा रही हूँ बैंक के पास कि आप इतना मेरे अमाउंट का गोल्ड है वो रख लीजिए और उसके बिहाफ में आप मुझे लोन प्रोवाइड कर दीजिए। तो गोल्ड कैसी प्रॉपर्टी है, मैं अपने घर से लेके बैंक में रखूंगी तो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। सबसे पहली बात ये कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं प्लेज के, तो जो भी हमारे पास सामान है वो क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में कंसीडर होगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए आप ओनरशिप किसके पास पहुंच गए, यहाँ पे ओनरशिप बैंक के पास में पहुंच गई, क्योंकि हमने बैंक के पास रख दिया है तो बैंक की ओनरशिप आ गई है उस पर। ठीक है। थर्ड सेकेंड टाइप की अगर मैं इसमें बात करूंगी तो सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज, मॉर्टगेज के केस में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने कोई घर गिरवी रखा हुआ है या मैं घर बनवाने के लिए किसी और घर का अपना प्रॉपर्टी के पेपर्स वहां पर रख रही हूँ। तो अब देखिए घर पूरा का पूरा तो हम बैंक में ले जाके रखेंगे नहीं, तो घर कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। और आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप उसी घर में रह रहे हैं और उसी के लिए आपने लोन लिया हुआ है, उसी को बनवाने के लिए आपने लोन लिया हुआ था, घर बन करके तैयार हो चुका है लेकिन आप अभी भी लोन चुका रहे हैं, तो वहां पर रह भी आप रहे। तो यहाँ पर जो हम ओनरशिप की बात करेंगे तो जो ओनर होगा उसके पास ही इसकी ओनरशिप रहेगी। ठीक है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है इसका वो होता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल कार लोन लेते हैं आप या बाइक लोन लेते हैं, जिस चीज के लिए भी आप लोन ले रहे हैं। अब कैसा हो गया ये, हमको पता है कि ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई, मूवेबल है भाई, हम यहाँ से वहां इसको ले जा सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई है। और गाड़ी चलाने का काम भी कौन करेगा, आप ही करेंगे, तो ओनरशिप भी आपके हाथ में रहेगी, जो ओनर है उसी के हाथ में ओनरशिप रहेगी। ठीक है। तो ये तीन तरह से जो होता है यहाँ पर हम कोलैटरल ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके बिहाफ में बैंक हमें कोलैटरल प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब जब कोई भी चीज एनपीए बनती है तो बेसिकली वहां पे तीन चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक 90 डेज का फंडा समझाया कि 90 दिन हो जाते हैं तो उस केस में हो जाता है। तो सबसे पहले ये जो होता है इसमें तीन टाइप होते हैं। एक होता है सब स्टैंडर्ड टाइप, सब स्टैंडर्ड,
तीन तरह से ये हम एनपीएस को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है सब स्टैंडर्ड टाइप, जो लेस देन 12 मंथ इसको चेक करते हैं, लेस देन 12 मंथ, 12 महीने से कम, एक साल के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ इसमें जनरेट हो रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। 12 महीने तक वो देख रहे हैं। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो उनको लग रहा है कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया कि एनपीए में जा सकता है ना। उसके बाद सेकेंड टाइप जब हम इसकी बात करेंगे तो वो हो जाता है हमारे पास डाउटफुल। डाउटफुल का केस हो जाता है। डाउटफुल के केस में क्या हो जाता है, हम मोर देन 12 मंथ की यहां पर बात करेंगे, मोर देन 12 मंथ। अब 12 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारे पास कोई भी लोन का पैसा नहीं आया है, हमारे पास कोई भी इंटरेस्ट जनरेट नहीं होकर आ रहा है, तो हमें समझ में आ गया कि भाई हमको डाउट होने लगा है कि हाँ अब ये एनपीए में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने की कंडीशन पर आ गया है। और जब ये 90 डेज का क्राइटेरिया ऑलरेडी इस 12 महीने के साथ 90 डेज का क्राइटेरिया और ये अचीव कर लेता है, तब फिर हम बोल देते हैं कि ये किस कंडीशन में आ गया, लॉस। देखिए यहाँ पर हमने 90 दिन के वेट किया, 3 महीने का वेट किया, अब यहाँ पर हम कितने दिनों का और वेट कर रहे हैं, हमने कहा ये थोड़ा सा और टाइम देते हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने लोन लिया है घर बनवाने के लिए और किसी कारणवश, फॉर एग्जाम्पल कोरोना का कारण ले लेते हैं, उसकी नौकरी चली गई, तो अभी उसके पास फिलहाल नौकरी नहीं है, तो वो पैसे नहीं चुका पा रहा है, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है। तो उस केस में क्या हुआ है, हमने 90 दिन देखा, हमने उसको एनपीएस में डाल दिया। अब हमने कहा कि थोड़ा सा टाइम और देते हैं, शायद रिकवर कर ले, तो हमने 12 महीने के पहले तक का समय देखा, लेस देन 12 मंथ। तब हमको समझ में आया कि अभी हमको लग रहा है कि अभी नहीं चुका पा रहा है, तो हमने उसको सब स्टैंडर्ड एनपीए में रख दिया। फिर सेकेंड टाइप में हम पहुंचे तो हमें लगा कि 12 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, अब मतलब 1 साल भी हो गया है, तो कुछ एक डाउटफुल कंडीशन हो गई है इनके पास भी, तो इन्होंने डाउटफुल एनपीएस में रख दिया। उसके बाद जब फर्दर हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तब हमको बैंक को एक निर्धारित उनके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि कितने दिनों के बाद उसको लॉस एनपीए में काउंट कर लेंगे, लॉस असेट में काउंट कर लेंगे, और इसको बोलते हैं राइटिंग ऑफ। जब बैंक अपने जितने भी एनपीएस हैं समझ जाए कि अब बिल्कुल लॉस हो चुका है, अब बिल्कुल हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल रिकवर नहीं कर पाएंगे, हमें इंटरेस्ट मिलने ही नहीं वाला है, उस केस में इसको हम राइटिंग ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके को सबसे ज्यादा राइटिंग ऑफ अगर मैं बोलूं तो एसबीआई करता है। अभी करंट के सिनारियो की बात करूंगी तो सबसे ज्यादा जो है वो एसबीआई के द्वारा राइटिंग ऑफ किए जाते हैं। ठीक है, और जब एनपीएस हो जाता है उसमें बहुत एक समय होता है जब एक व्यक्ति आता है जिसको हम बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। ये भी कहीं ना कहीं इससे ही रिलेटेड है। विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है कि भाई पता है आप पैसे दे सकते हो, आप सक्षम हो पैसे देने के लिए, बट फिर भी आप जानबूझ के पैसे नहीं दे रहे हैं, पैसे नहीं चुका पा रहे हैं, और अब बहुत अलग अलग बैंकों से लोन लेकर बैठे हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विजय माल्या। विजय माल्या, ठीक है, ये बिल्कुल रिसेंट का केस है, इसलिए याद रखना है कि विलफुल डिफॉल्टर किससे रिलेटेड है, एनपीएस से रिलेटेड है। तो ये होता है एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग असेट, जो 90 दिनों के बाद बैंक डिसाइड करता है कि हाँ अब ये एनपीए बन गया है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट अब नहीं मिल पा रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहा है और लोन का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है हमें। इसमें जो कोलैटरल रखा जाता है वो 3 तरह से रखा जाता है, हमने ये देखा, प्लेज के फॉर्म में, मॉर्टगेज के फॉर्म में और हाइपोथिकेशन के फॉर्म में। एंड उसके बाद हमने देखा कि जब भी एनपीएस जो होते हैं वो 90 डेज के बाद भी उसमें कुछ निर्धारित टाइमलाइन होती है जिसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कि एनपीए को किस कैटेगरी में रखना है। तो ये था एनपीए के बारे में। थैंक यू सो मच, आप लोगों को आई होप समझ में आया हो, और कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।